जैसे कि ना स्टॉक मार्केट में क्रैश हो रहा है ये चीजें डरा तो वैसे ही बहुत रही हैं सबको। ये मुझे लगता है कि एक करेक्शन है और अभी थोड़ा बेरिश है, मतलब मूड ठीक नहीं है। आईपीओस का भी आजकल बड़ा क्रेज होता है कि आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, बहुत हाइप होती है। कि आईपीओ जो है ना, सुनने के लिए मजेदार है, ये सब के लिए मजेदार है, बट आपको मिलने के चांसेस बहुत कम है। और अगर मिल गया, बिटकॉइन और गोल्ड में देखा है, उसमें काफी अच्छी बड़ी रैली दिखी है। तो क्या ये टाइम ये है कि हमको शिफ्ट कर जाना चाहिए? क्रिप्टो एक वेरी हाई रिस्क एसेट क्लास, और मैं ये कहूंगा इसमें दो चीजों का ध्यान रखें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी ये मार्केट में भी डाउनफॉल चल रहा है, हम रिकवरी की उम्मीद कब तक कर सकते हैं? जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में आप पहले सीट बेल्ट पहने, उसी तरीके से फाइनेंस में भी उस सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। वो गिरा, हमने फिर से एक रील देखी कि बाय करने का राइट टाइम है, हमने और बाय किया, वो फिर से गिरी। निफ्टी 5% और गिर गया, आपने 1 लाख रुपए और डाल। निफ्टी 5% और गिर गया, आपने 1 लाख रुपए और डाल दिया। अब आपके पास पैसे नहीं बचे तो आगे मत डालना। चीज घूमते पता ही नहीं चलता। कोविड के बाद लोगों को लगा था संसार में एक आदमी नहीं बचेगा। कोई मेरे को बोले इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा, मैं तो भगवान हूं, मेरे को समझ कोई नहीं कर सकता। मार्केट्स का बॉटम कोई नहीं कैच कर सकता। खर्चे कंट्रोल करो। तो जो ये आजकल ईएमआईज का, लोन्स का ट्रेंड है, दो तरह के लोन होते हैं, एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। अगर हम वेल्दी होना चाह रहे हैं, हम लाइफ में चाह रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस फाइनेंस को लेके, तो हमें मैनिफेस्टेशन भी करनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन गिव्स यू डायरेक्शन, मैनिफेस्टेशन गिव्स यू मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू स्टे ऑन द पाथ। अगर आप सक्सेसफुल आदमी को गाली दे रहे हो ना, आप सक्सेसफुल आदमी को नहीं गाली देते, आप सक्सेस को गाली देते हो। तो सर, जैसे कि ना स्टॉक मार्केट में क्रैश हो रहा है, ये चीजें डरा तो वैसे ही बहुत रही हैं सबको, लेकिन एक चीज और बहुत डरा रही है आजकल, जो ये न्यूज आने लग गई कि 28 साल की स्ट्रीक जो है वो टच करने वाला है, 28 साल बाद वाला इतना बड़ा क्रैश होने वाला है। तो क्या वाकई में एक डेंजर साइन है ये स्टॉक मार्केट को लेके? देखिए, क्रैश जो है ना, ये अभी क्रैश नहीं है। क्रैश होता है जब आपका मार्केट 35%, 40%, 50% तक गिरता है। जैसे कोविड में करीबन मार्केट गिरी थी 35-40%। 2008 के टाइम पे मार्केट गिरी थी 60%, 55-60%। उन्हें क्रैश कहा जाता है। ये मुझे लगता है कि एक करेक्शन है और अभी थोड़ा बेरिश है, मतलब मूड ठीक नहीं है। एक होता है ना मार्केट का मूड क्या है, वो मार्केट का मूड अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो क्या ये पहली बार हुआ है? तो ये पहली बार तो नहीं हुआ। क्या ये आखिरी बार होगा? ऑब्वियसली ये आखिरी बार भी नहीं होगा। मार्केट का मूड खराब हुआ है। मूड खराब हुआ है कुछ कारणों की वजह से हुआ है, कुछ डोमेस्टिक कारण है, कुछ इंटरनेशनल कारण है, जिनकी वजह से मार्केट का मूड खराब हो गया। तो क्रैश, मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई क्रैश होगा कि 50% मार्केट गिर जाए, क्योंकि मार्केट में ना फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं 2020 के बाद। पहले जो मार्केट हम सिर्फ बाहर के निवेशक पे निर्भर करते थे, अब हम उतना नहीं करते हैं। अब आप सोचिए कि सितंबर से लेकर अभी तक, जब से मार्केट गिरनी कंटिन्यूसली गिरनी चालू हुई है, एफआईआईज ने 3 लाख करोड़ की बिकवारी की। यही अगर कोविड से पहले 3 लाख करोड़ की बिकवारी की होती तो क्रैश होता। पर अभी डोमेस्टिक सपोर्ट बहुत है, डोमेस्टिक कैपिटल बहुत है। और मजेदार बात यह है कि डोमेस्टिक कैपिटल बहुत होने के बावजूद भी अभी हम भारत में सिर्फ 3 से 4% लोग ही निवेश करते हैं मार्केट में, जबकि यूएस में यह नंबर 60-65% है। तो अभी ना बहुत जर्नी बाकी है। और आप भी जानते हैं कि हर जर्नी में ऐसे कोई फेजेस आते हैं जब मार्केट्स ऊपर नीचे करेंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये वन ऑफ दैट फेज है। मेरे को नहीं लगता ऐसे इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली किसी के लिए बात है। तो जैसे अभी आपने बोला ना कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये मैंने भी पढ़ा कि ये अक्टूबर से मतलब बहुत एग्रेसिवली विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो करते जा रहे हैं इसमें ऐड। तो इसका मतलब कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट्स को लोग है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग समझते हैं। अगर आप मार्केट्स में शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग के लिए हो तो आपको बहुत डरना चाहिए, बिकॉज देन तो आप मार्केट पे निर्भर कर रहे हो। पर अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए हो तो आपको बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए। अगर आपका व्यू 20 साल 30 साल का है, 15-20 साल का है, तो आई थिंक मार्केट्स विल इन 15-20 ईयर्स इतना आपको सब्सटैंशियल रिटर्न्स कमा के दे देंगे कि आपको परवाह नहीं होगी ये सब छोटे मोटे ब्लिप्स के। आप समझिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप यहां से दिल्ली से बॉम्बे जा रही हैं, ठीक है। अब आप दिल्ली से बॉम्बे जा रही हैं, रास्ता बहुत बढ़िया चल रहा है, अचानक से एक 50 किलोमीटर का पैच आ गया जो खराब था। क्या वो आपको बॉदर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है यार अभी तक तो गाड़ी ठीक चल रही थी, ये 50 ही किलोमीटर है, अभी नया नया यहाँ पे रोड वर्क का काम चालू हुआ है, तो 50 किलोमीटर खत्म होंगे, उसके बाद गाड़ी रोड फिर से ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जर्नी बहुत लंबी है। पर अगर आपकी जर्नी सिर्फ 50 किलोमीटर होती और वही 50 किलोमीटर खराब होता तो आपके लिए बहुत दुखदायी होता वो, ठीक है। तो अगर आप अपनी जर्नी का होराइजन बड़ा कर दो तो ये सब छोटी मोटी चीजें मैटर नहीं करती। और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, डेटा के साथ बताऊंगा कि 2020 के बाद भी ऐसी चीजें 2-3 बार हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2000 लोग कह रहे 2020 के बाद ये पहली बार हुआ है, 28 साल में पहली बार हुआ है। 28 साल में पहली बार हुआ है कि मार्केट कंटिन्यूअसली गिरी, पर ये 28 साल में ये पहली बार नहीं हुआ है कि मार्केट्स गिरी हैं। मार्केट्स तो हर बार गिरती हैं, बात कोई ना कोई ओकेजन आ जाता है जिसकी वजह से मार्केट्स एक बार नीचे गिर जाती है। तो जितनी जर्नी आप लंबी रखते हैं उतनी ये छोटी मोटी चीजें मैटर बिल्कुल नहीं करती हैं। बहुत सारे डेटा और
एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये सबसे बड़ा कारण क्या है इस बार कि ये जो इतने लंबे टाइम से गिरती चली आ रही है मार्केट, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए क्या हुआ कि मार्केट ना ओवरहीट हो गई थी, वैल्यूएशंस बढ़ गई थी। क्या होता है, मार्केट्स आर इमोशनल इन द शॉर्ट टर्म एंड फंडामेंटल इन द लॉन्ग टर्म। यानी कि शॉर्ट टर्म में ना बड़ी इमोशंस के हिसाब से चलती है। वो ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए तो ये हो जाएगा, ओके ये हो जाएगा, वो एंटिसिपेशन में ही मतलब ऊपर नीचे हो जाता है मामला। अब मैं आपको बताता हूं, एक दिन मैं रूट कैनाल कराने गया था। तो रूट कैनाल आपको पता है सबको डर लगता है, मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो इंजेक्शन लगा तो वो ड्रिलिंग चालू हुई। तो मैं हर बार जैसे वो ड्रिल लगाता है डॉक्टर तो मैं ऐसे हो जाता, ड्रिल लगाता है डॉक्टर मैं ऐसे हो जाता। बोला सुन भाई तू ऐसा क्यों हो रहा है, तेरे को दर्द हो रहा है? बोला नहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो बोले फिर ऐसे हिल क्यों रहा है? बोले नहीं हो सकता है दर्द। तो बोलता है देखो एंटिसिपेशन का जो पेन का जो एंटिसिपेशन है वो पेन से कहीं ज्यादा होता है। तो आप पेन को एंटिसिपेट मत करो। तो जैसे ही मैंने ये सोच लिया कि हाँ यार नहीं होगा, तो पूरे जो भी मेरी हुई ऑपरेशन हुआ जो भी हुआ, एक आधी बार थोड़ा सा दर्द हुआ, हो गया ठीक है, उतने में उसने ठीक कर लिया। सो आई थिंक हम जो एंटिसिपेट करते रहते हैं, मार्केट जो एंटिसिपेट करती है उसके बेसिस पे बहुत सारा फंडामेंटली जो है अब यहाँ पे जो है शेयर प्राइसेस में डिफरेंस आते हैं या मार्केट्स में डिफरेंस आते हैं। तो आप एंटिसिपेट करना बंद कर दो, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं है जो वो गारंटी के साथ कह सके कि मार्केट इस टाइम पे इधर पहुंच जाएगी। सब गेस वर्क कर रहे हैं। और क्योंकि कोई इकोनॉमिस्ट सही नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कभी कोई इकोनॉमिस्ट को स्टॉक मार्केट से अमीर होते हुए नहीं देखा। मैंने स्टॉक मार्केट से अमीर होते हुए उन लोगों को देखा जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था। जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा पता होता है वो स्टॉक मार्केट से अमीर नहीं बन सकते। ये उसूल है, क्योंकि इस मार्केट में आप सिर्फ एक ही तरीके से पैसा कमा सकते हो, वो है लंबे समय तक इस मार्केट में रह के। तो इसलिए ये कारण रहा है। तो जैसे आपने कहा कि लंबे समय तक मार्केट में रह के पैसा कमा सकते हैं, तो ये कुछ आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग वो ओवरहीट हो गया, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करना भी शुरू किया। कहीं न कहीं हम लोग सब इन्फ्लुएंस भी हुए हम फाइनेंशियल लोग से विज़डम के। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपसे इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे लोगों ने हाँ एसआईपीज़ हाँ भी मुझे की रोज होंगी। मैसेज आते हैं। हाँ, तो अब इस टाइम पे एक आ रहा है कि रोज़ वो जब भी आप इंस्टाग्राम खोलो या आप यूट्यूब ओपन करो तो उसमें लिख कर आ जाता है लोग ऐसा एसआईपीज़ बेच रहे हैं, एसआईपी से पैसा बाहर निकाल लो, सब बर्बाद हो जाएगा। तो वो लोग, वो इन्वेस्टर जिसने अभी-अभी एसआईपीज़ की थी इस उम्मीद के साथ कि एसआईपी करेंगे और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में जाकर हमको अच्छा एक रिटर्न मिलेगा, वो इस टाइम पे क्या करें? वो उसको होल्ड करें, सेल कर दें या फिर वेट करें अभी? देखिए अब तो मार्केट गिरी है तो ये तो सबसे गलत टाइम है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोको। वॉरेन बफेट एक ही बात कहते हैं कि आई टेल यू अ सिंपल वे टू मेक मनी, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी। तो ये तो टाइम है ग्रीडी होने का। तो जैसे मैं तो हर बार अभी खरीदे जा रहा हूँ। तो आई थिंक मेरे को ये सब फर्क नहीं पड़ता, या किसी को फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर गई या नीचे गई। अगर आपने कोई रिस्की एसेट खरीदा है, यानी कि आपने कोई मिड कैप फंड खरीदा, स्मॉल कैप फंड खरीदा, कोई भी इक्विटी बेस्ड फंड खरीदा, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप रिस्की एसेट तभी खरीद सकते हो जब आपका होराइजन 7-8 साल से ज्यादा हो। अब इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 1995 जनवरी में चालू हुआ था। आज 30 साल हो गए, 30 इयर्स उसको हो गए। जो भी फंड चालू होता है शिखा मैम, वो 10 रुपए का होता है। आज आपको पता है वो फंड कितने का है? एनी गेस? 30 साल में कितना हो गया होगा 10 रुपए का? 1000 हो गया होगा। वो आंसर है, ये अभी पीक मार के आया था 2200 रुपए, 2200। अभी 1800-1900 चल रहा होगा क्योंकि मार्केट्स गिरी। अब अगर आप उसके निवेशक रहे हो बहुत साल से, ठीक है, आपने एसआईपी बंद नहीं करी, आप चला रहे थे एसआईपी, तो आपका एवरेज जो हुआ होगा वो मुश्किल से हुआ होगा 600-700 रुपए। अब फंड चल रहा है 2000, 2200, 2100 और वो गिर के 1900 हो गया, क्या फर्क पड़ता है? अगर एक व्यक्ति ने 10,000 की एसआईपी की होती ना इस फंड में, सिर्फ 10,000 की, तो उसने पैसे डाले होते 36 लाख रुपए, और आज वो 36 लाख बन गए होते 19 करोड़ रुपए। तो लोगों को ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं पता है अभी। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग आती है जब आप किसी भी एसेट को होल्ड करते हैं। अब आप बोलिए कि इस 30 साल में मार्केट्स गिरी नहीं, इतने क्रैशेस हुए, 1990s का क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट बिल्कुल लिक्विड नहीं होती थी, हर्षद मेहता हुआ, हर्षद मेहता का मैटर हुआ, इतना सब, केतन पारिक का मैटर हुआ, स्कैम्स हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद 2000 का .com बबल हुआ, 2008 की क्रैश आई, 2004 की क्रैश आई, 2020 की क्रैश आ गई, 2015 से फ्लैट रही मार्केट 3.5 साल। एवरीथिंग हैपेंड एंड स्टिल आपने 19% रिटर्न कमा लिया सालाना फॉर 19 इयर्स कंपाउंडेड। तो ये मैजिक है, पर ये मैजिक होता थोड़े टाइम के बाद है, मतलब ये ओवरनाइट मैजिक नहीं होता। देखिए जैसे कोई भी करियर में ज्वाइन करता है तो वो एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता है, असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करता है, उसको सीईओ बनते बनते 15 साल, 20 साल, या वीपी बनते बनते 10-15 साल लग जाते हैं। तो करियर में वो व्यक्ति तैयार है 10 से 15 साल वेट करने को कि मेरे को टॉप पे पहुंचना है, पर इन्वेस्टमेंट्स में वो तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों। उसको लगता है ऐसा कुछ जादुई छड़ी मिल जाए
कल पैसा डालूं और परसों डबल ओके ट्रिपल ओके आ जाए, तो दैट इज नॉट गोना हैपन। और उस चक्कर में ज्यादातर लोग जो है मार्केट्स में पैसा बना ही नहीं सकते। कि मैं आपको एक मजेदार डेटा देता हूं। एम्फी ये कहता है, जो म्यूचुअल फंड का एसोसिएशन है, वो कहता है कि अगर 100 लोग एसआईपी चालू करते हैं ना, तो 5 साल बाद सिर्फ 11 लोग एसआईपी में टिकते हैं। 89 लोग मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। कैसे पैसे बनाएंगे वो? एक और डरावना डेटा देता हूं। एवरेज होल्डिंग एक एसआईपी की इंडिया में 1.5 साल की है, सिर्फ 1.5 साल की। मतलब एवरेज में एक व्यक्ति 1.5 साल की एसआईपी होल्ड कर पा रहा है। कैसे पैसे बनाएगा? तीसरा मैं आपको बताता हूं। अगर आप मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने एक 21 साल का होराइजन लिया, ठीक है, आपने उस 21 साल में समझिए 10-10 हजार रुपए डालते गए। अब इस 21 साल को 3 हिस्सों में बांटते हैं, 7 ईयर्स 7 ईयर्स 7 ईयर्स। समझिए 21 साल में आपने टोटल 1 करोड़ रुपए कमाए, उदाहरण दे रहा हूं। आपने, आपका गेन जो है, प्रॉफिट जो है, वो 1 करोड़ रुपए बना निवेश करके। आपने कुछ 10,000 रुपए की एसआईपी करी, 21 साल तक करी, आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। पहले 7 साल में उस 1 करोड़ में से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है। अगले 7 साल में उस प्रॉफिट में से 20 रुपए का प्रॉफिट आता है, और लास्ट 7 साल में उस 1 करोड़ में से 71 रुपए का प्रॉफिट आता है। यानी कि आपके 14 साल तक तो आप, मतलब 2/3 समय तक तो आप मुश्किल से 30% प्रॉफिट ले रहे हो। आखिरी जो 1/3 है, उसमें जो है वो आपको 70% प्रॉफिट दे रहा है। मेरे को आज भी वो मूवी याद आती है, जो जीता वही सिकंदर, कि सब लोग धीरे नॉर्मल बाइक चला रहे होते हैं, और लास्ट का जो लेग होता है उसमें सडनली सबकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये कंपाउंडिंग जो है वो ऐसे ही काम करती है। जो लॉन्गर जर्नीज होती हैं, लॉन्गर गेम्स होती हैं, उसमें आपको बस भागते रहना पड़ता है, भागते रहना पड़ता है। लास्ट का स्प्रिंट आपको जो है जबरदस्त पैसा कमा के देता है। तो यही मैथ्स, दिस इज द मैथ्स बिहाइंड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जो एसआईपी से लेकर डर बना हुआ है, वो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अभी नहीं है, टिके रहें। बिल्कुल नहीं। तो क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइम पे बाइंग का भी बेस्ट टाइम चल रहा बिल्कुल है? बहुत अच्छा टाइम है बाइंग के लिए। तो कौन से सेक्टर्स आपको प्रॉमिसिंग लगते हैं जिनमें बाइंग करनी मुझे लगता है चाहिए? सेक्टर से ज्यादा आप बेसिक देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगेन कि कोई भी व्यक्ति जो निवेश कर रहा है, उसको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा सेक्टर करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। क्योंकि आप डिपेंड करेंगे पास्ट डेटा पे। आप देखेंगे कोई फंड जिसने अच्छा किया हो, तो वो डिफेंस का फंड था या कोई ऐसा फंड था। अब डिफेंस का फंड हो सकता है आगे अच्छा ना परफॉर्म करे। तो हम लोग क्या है ना, हम लोग वो फंड देखते हैं जो परफॉर्म कर चुका है, उसी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो ये सब ना करते हुए हमारा काम है सिर्फ निफ्टी 50 ले लो। अगर आप मिड कैप में डालना चाहते हो तो निफ्टी मिड कैप 150 ले लो। अगर आप स्मॉल कैप में डालना चाहते हो, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ले लो। आप सीधा इंडेक्स खरीद लो। क्योंकि ये टाइम एंड अगेन प्रूवन है शिखा जी, कि एक फंड मैनेजर जो है 85 आउट ऑफ 100 टाइम्स एक इंडेक्स को नहीं बीट कर पाता। एक लॉन्ग रन में देखा, यूएस में तो और भी खराब हालत है, वहां तो 93-94% जो फंड मैनेजर्स है वो इंडेक्स को नहीं बीट कर पाते। पिछले 10 साल में तो वॉरेन बफेट ने भी इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बीट द इंडेक्स, क्योंकि हर बार एक ऐसा कंपनी ढूंढना जो अच्छा कर रही है, वो कर रही है, इट इज नॉट वेरी सिंपल। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट होगा, मैं बता रहा हूं, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो मूर्ख बन जाओ। सिर्फ निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी 250, निफ्टी 150, इन सब में पैसा डाल दो और शांति से बैठ जाओ, गद्दा पकड़ के 10, 15, 20 साल रुको, आपकी वेल्थ बननी ही बननी है। जैसे आपने बहुत अच्छा गाइड किया है। एक तो एसआईपी हमें होल्ड करनी है और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जगह आराम से निफ्टी 50 और जो आपने सजेस्ट किया कि इसमें इन्वेस्ट करना है। दूसरा मैं ये कहती है, आईपीओस का भी आजकल बड़ा क्रेज होता है कि आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, बहुत हाइप होती है, लेकिन क्या जैसे हमने देखा मामाअर्थ का, पेटीएम का, ये लॉन्च होते हैं और एकदम से क्रैश धड़ाम। हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए आईपीओ में ना मेरी एक थीसिस है, जो अच्छा है वो मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई आईपीओ अलॉट हो गया तो यानी कि उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आई नहीं है। अगर उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आई है यानी उसमें परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं होगा। जैसे वो खुलेगा वो नीचे गिर जाएगा। अब वो कब वापस जाएगा वो तो राम भरोसे है। और अगर कोई आईपीओ बहुत अच्छा है, बहुत ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो आपको मिलने का चांस ही नहीं है। अच्छा, अगर मिल भी गया तो एक लॉट मिलेगा। एक लॉट होता है 15,000 रुपए का। अगर वो 100% प्रॉफिट पे भी खुल गया, आपने 15,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईपीओ एक विनेबल गेम ही नहीं है। मैं तो आईपीओ अप्लाई नहीं करता, ठीक है। और अगर मुझे आईपीओ अप्लाई करना होता है तो मैं अप्लाई करता हूं एचएनआई कैटेगरी बिग में, जहां सबसे कम झगड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे मिलेगा भी ना सामान तो सीधा 10 लाख रुपए का मिलेगा। तो अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तो सीधा सीधा 2-3 लाख रुपए का एक साथ में प्रॉफिट होगा, तो मैं बाहर जा सकता हूं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि आईपीओ जो है ना, वो सुनने के लिए मजेदार है, ये सब के लिए मजेदार है, बट
आपको मिलने के चांसेस बहुत कम है, और अगर मिल गया तो आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत कम है। आप देखिए पिछले साल जितने आईपीओ लॉन्च हुए, अभी ओला इलेक्ट्रिक का भी जो था वो भी अपने लॉन्च प्राइस से नीचे चला गया। तो ये अच्छा, अब आप क्या डिसीजन लोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने आईपीओ ले लिया, आईपीओ में अप्लाई कर दिया, आपको शेयर भी मिल गया, आप क्या डिसीजन लोगे? विल यू होल्ड, विल यू सेल, विल यू पार्शियली सेल? क्या आप में हिम्मत है कि अब ओला इलेक्ट्रिक को आप 20 साल के लिए होल्ड करके रखो कि भाई कंपनी तो आगे चलेगी चलेगी? इस टाइम पे आप घबरा जाओगे, आप अपने पोर्टफोलियो में 40%, 50%, 60% रेड देखोगे। भाई एचएएल जैसी कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनी 40% गिर गई, इतनी बड़ी कंपनी देश की। अब आप क्या डिसीजन लोगे? चलो बताओ। आपने कोई और स्टॉक ले लिया, रिलायंस ले लिया, रिलायंस गिर गया 25-30%, आप क्या डिसीजन लोगे? एशियन पेंट्स गिर गया 30%, आप क्या डिसीजन लोगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं जानता ये कंपनीज आगे कैसे बैट आउट करेंगे, पर मैं जानता हूं निफ्टी 50 जो है वो निकाल लेगा, क्योंकि वो 50 कंपनी है, देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी। उसमें रिलायंस भी है, एशियन पेंट्स भी है, एक्सिस भी है, आईसीआईसीआई भी है। तो मेरे को पता है वहां वो बास्केट है, तो वो बास्केट है तो मैं उस बास्केट में खेलूंगा। ठीक है। सिंपल। या वेरी वेरी नाइस, ये बड़ा अच्छा क्लैरिटी दिया आपने कि ठीक है, अपना जो निफ्टी 50 है सेफली हाँ। हमको वहीं पे जाना है। और एक जो आजकल स्टॉक मार्केट के साथ ये हमने जो बिटकॉइन और गोल्ड में देखा है, उसमें काफी अच्छी बड़ी रैली दिखी है। तो क्या ये टाइम ये है कि हमको शिफ्ट कर जाना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव्स की तरह सामने आ रही है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शिफ्ट से ज्यादा ये, देखिए क्या होता है, फाइनेंस में एक टर्म होता है एसेट एलोकेशन। ठीक है, तो मैं इसको जरा बड़ा सिंपल टर्म्स में समझाता हूं आपको। जब आप खाना खाते हैं तो आप खाना खाएंगे तो आप सब्जी भी खाएंगे, दाल भी लेंगे, चावल, रोटी, सैलेड, ठीक है, दही, मतलब यू विल टेक अ होलसम मील, एंड लास्ट में एक गुलाब जामुन भी ले लेंगे, चलो मीठा भी खा लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ होलसम मील। आप कभी ऐसा करेंगे शिखा मैम की पूरी थाली आपकी सिर्फ मीठे से भरी हुई है, एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, एक शाही टुकड़ा, एक आइसक्रीम, ऐसा तो नहीं होगा। देन इट इज नॉट अ न्यूट्रिशियस मील। ये इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपकी थाली में सिर्फ चावल है, दाल नहीं है, या सिर्फ दाल है, चावल नहीं है, या सिर्फ सब्जी है, रोटी नहीं है, सिर्फ रोटी है, सब्जी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट की भी थाली होती है, इसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। ये जो क्रिप्टो है ये मिठाई है, तो ये मिठाई के हिसाब से ही होनी चाहिए। आपकी पूरी थाली में एक गुलाब जामुन या ज्यादा से ज्यादा 2 गुलाब जामुन तक ठीक रहता है मामला, उसके बाद करोगे तो डायबिटीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्रिप्टो एक वेरी हाई रिस्क एसेट क्लास है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कहूंगा कि इसमें 2 चीजों का ध्यान रखा जाए। पहली चीज का ध्यान रखा जाए कि आपकी थाली, यानी कि जितना पैसा आप लगा रहे हो, अगर आप महीने का 50,000 का एसआईपी करते हो, एक उदाहरण देता हूं, तो आप 5,000 की एसआईपी क्रिप्टो में कर लीजिए, तो वो एक गुलाब जामुन हो गया। अब क्या 45,000 तो आपका बेसिक स्टफ में जा रहा है, दही, चावल, दूध, ये अपना रोटी, सब्जी, ये सब चीजों में जा रहा है। ये थोड़ा सा जो आपने 5,000 की एसआईपी कर दी, आपका गुलाब जामुन हो गया। अब इसमें अगर कल को क्रिप्टो 50% गिर गया तो आपका 5,000 का इन्वेस्टमेंट 2,500 का हो जाएगा, उससे ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि क्रिप्टो को गुलाब जामुन की तरह, मिठाई की तरह अपने एसेट एलोकेशन में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। पॉइंट नंबर 1। अगर कल को ये 10x हो गया तो ठीक है जी, आपने जितना निवेश किया था वो 10x हो गया, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप घर बार बेच के, उधार लेके, सारे इन्वेस्टमेंट्स को साफ करके एक जगह डाल दो, तो फिर आपने, इसे हम कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। अगर ये क्रिप्टो फिर आधा हो गया तो फिर आप भी आधे हो जाओगे। तो आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करना होता है। पहले आपको कैपिटल प्रेजर्वेशन पे फोकस करना है कि यार मेरा कैपिटल कहीं खत्म ना हो जाए, सुपड़ा साफ ना हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना। अगर आपका विकेट बचेगा तो ही तो आप रन बनाओगे, अगर विकेट ही नहीं बचेगा तो रन कहां से बना लोगे। तो एसेट, ये हो गया आपका एसेट एलोकेशन। अब हम आते हैं गोल्ड पे। देखिए गोल्ड एज एन एसेट क्लास हमें समझना चाहिए, गोल्ड गद्दे की तरह है। मतलब एक व्यक्ति जैसे गिरता है तो गद्दे पे गिरेगा तो कम चोट लगती है, तो इस तरह आपके पोर्टफोलियो में मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएशन में 10% का गोल्ड आप रख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक अबव नॉर्मल रिटर्न्स भी मिलते हैं, 7-8-9% तक के मिल जाते हैं, पीछे तो बहुत ही अच्छे मिले हैं, पर एक लंबे होराइजन में। मैं कभी भी 5 साल 3 साल के होराइजन को रिटर्न्स नहीं मानता, तो एक 10-15 साल के होराइजन में आपको रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। और एक ये होगा कि जब मार्केट नीचे गिरती है तो उस टाइम गोल्ड भी नीचे नहीं गिरता, ऐसा जनरली देखा भी। मार्केट नीचे गिरी तो हमने देखा गोल्ड 75-76,000 से बढ़ के 88-89,000 हो गया। तो अगर इस टाइम पे आपके पास गोल्ड होता तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ तो आपको हरा दिख रहा होता कि भाई ठीक है चलो ये तो ग्रीन हुआ। तो आई थिंक गोल्ड को गद्दे की तरह इस्तेमाल करें। 10-1% के आसपास आप चाहें तो अपने एलोकेशन में गोल्ड को जरूर रख सकते हैं। और गोल्ड खरीदना आजकल बहुत आसान हो गया, आप ईटीएफ्स के माध्यम से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के माध्यम से गोल्ड खरीद सकते हैं। इवन 8-8.5 रुपए में भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 ग्राम भी आज आप जानते हैं करीबन 9,000 के आसपास है।
तो अगर आप चाहें तो यूनिट में 8 रुपए, 8.5 रुपए में भी आज गोल्ड आपको मिलने लग जाता है ईटीएफ के माध्यम से। तो अगर आप 100 रुपए का भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं, 50 का खरीदना चाहते हैं, तो बहुत आराम से खरीद सकते तो जैसे कि अभी आपने गाइड किया ना कि ये टाइम है ऐसा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस टाइम पे एंटर कर सकते हैं हैं। वो बिल्कुल मार्केट में। बिल्कुल। तो कोई अगर ऐसा है जो अभी हमारे पॉडकास्ट को देखने के बाद ये प्लान कर रहा है कि ये राइट टाइम है बाय करने का और मुझे इस टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, आज तक अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की नहीं है, तो वो क्या रेशियो होना चाहिए, कैसे एलोकेट अपना एसेट एलोकेशन वो कैसे करे? जैसे आपने बोला कि 10% गोल्ड रहना चाहिए, कुछ एक एसआईपीज में भी जाना चाहिए। तो अगर वो वेल्थ बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर मैं अगर इसको ये कहूँ कि वो अगर 5 से 10 साल के पीरियड में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट से ही कमाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी एसेट्स को एलोकेट करें? देखिए, अगर वो 10 साल का होराइजन रखते हैं तो एक हाँ अच्छा जी। होराइजन है। मुझे लगता है 10 साल एक रीजनेबली गुड होराइजन है। और अगर दो चीजें उसमें करें, एक तो कंसिस्टेंटली एसआईपी करते रहें, दूसरा एसआईपी को स्टेप अप जरूर करें। आज जो कर रहे हैं उससे अगले साल चाहे 5% सही, पर उसको बढ़ा दें। तो फॉर एग्जाम्पल इस साल अगर वो 10,000 कर रहे हैं, अगले साल 10,500 कर दें, उसके अगले साल 11,000 समथिंग कर दें। तो ऐसे 5% एसआईपी को स्टेप अप करते रहें। तो ये बहुत जरूरी है। इससे क्या आप इन्फ्लेशन को बीट कर जाते हो। लोग टेंशन लेते हैं ना, इन्फ्लेशन का क्या होगा, इन्फ्लेशन का क्या होगा, कल को जाके 1 करोड़ काफी होगा कि नहीं होगा। तो आज से ही अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो, स्टेप अप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा चीज, अगर आपके पास 10 साल का होराइजन है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आराम से 30 to 40% अपने कैपिटल को मिड कैप और स्मॉल कैप में डालिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो अच्छे रिटर्न्स देते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में वो आपकी थोड़ी बैंड बजा सकते हैं जैसे अभी बजाई है, बट एक लॉन्ग टर्म होराइजन में अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने एक फंड लिया था 2016 में, और उसका आज एवरेज यूनिट है मेरे पास 77 रुपीज का। 8 साल से मैं डाल रहा हूं पैसा उसमें, और 77 रुपीज का मेरे पास एवरेज यूनिट है। मतलब खरीदा, ऊपर भी खरीदा, नीचे भी खरीदा, क्रैश भी हुआ, सब कुछ हुआ। और उसका जो टॉप प्राइस अभी गया था सितंबर में, वो था 225 रुपए, और अभी वो चल रहा है 175 रुपए। तो यानी कि सोचिए, स्मॉल कैप 20-25% करेक्ट होने के बाद भी मेरे बाइंग प्राइस से अभी भी 100 रुपए ऊपर है। मतलब मेरा 2 टाइम से ज्यादा का प्रॉफिट है। तो यानी कि एक लॉन्ग टर्म अगर मैं होराइजन देखता हूं तो स्मॉल कैप और मिड कैप आपको रिटर्न्स दे देते हैं। तो अगर आप 10 साल में हैं तो आप 30 से 40%, अगर आप अग्रेसिव है तो 40%, थोड़ा कंजर्वेटिव तो 30% मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दीजिए। कहीं मत डालिए, इंडेक्स में डाल दीजिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं। निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, उठाइए, पैसा पटक दीजिए उसमें, ठीक है। उसके अलावा 10% के आसपास गोल्ड रख लीजिए, और बचा हुआ पैसा जो है वो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि भारत देश की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में डाल दीजिए बस, और शांति से बैठिए, स्टेप अप कीजिए, और 10 साल बाद आप वेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी गाइडेंस दी है आपने। और नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे, हम पॉडकास्ट में ओवरऑल वेल्थ बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने सारी चीज़ों को कवर करना है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में आपने इतने अच्छे इनसाइट्स दिए हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या माइंडसेट रखना है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो भी ये मार्केट में अभी डाउनफॉल चल रहा है, हम रिकवरी की उम्मीद कब तक कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको डेटा के साथ बताता हूँ। 2008 मेरी हिस्ट्री का, मतलब जितना मैं मार्केट्स को जानता हूं, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही 2008 पे किया था। अच्छा, मजेदार आपको बात बताता हूं मैं, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट जो था एसआईपी का, वो 2008 जनवरी में था। मतलब आज कितने साल हो गए, 17 साल हो गए। और जब मैंने 2008 जनवरी में डाला था ना पैसा, तो उस टाइम पे मार्केट वाज एट इट्स पीक, सबसे ऊपर स्तर पे थी मार्केट। तो मैंने वहीं से डालना चालू किया था, जहां से आप समझिए कि आज किसी यंग 22 साल के लड़के ने सितंबर से पैसा डालना चालू किया, वो संजय कथुरिया था। क्यों? क्योंकि मैंने 2008 में सेम किया था, एकदम जनवरी में स्टार्ट किया था पैसा डालना, और एकदम मार्केट वाज एट इट्स टॉप। उसके बाद दम 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 नीचे आई, 60% मार्केट गिरी, 60%। मैंने एसआईपी बंद नहीं करी, रादर मैं एसआईपी करके भूल गया था। और जब मैंने 5 साल बाद देखा वही एसआईपी को, तो वो डबल हो गई थी। मतलब जितना मैंने पैसा डाला था वो डबल हो गया, क्योंकि यहां भी खरीदा, नीचे भी खरीदा, नीचे भी खरीदा, नीचे भी खरीदा, ऊपर भी खरीदा, ऊपर, तो वो एवरेज बहुत सस्ता पड़ गया मेरे को। ठीक है जी। तो अब आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं कि रिकवर कितने टाइम में करती है। 2008 का जो क्रैश हुआ था, उसमें मार्केट को वापस उस लेवल पे आने को करीबन 3 साल लगे थे, और उस लेवल को तोड़ के आगे भागने को करीबन 5 साल लगे थे। ठीक है, ये मेरी लाइफ का सबसे लंबा रिकवरी पीरियड था। पर मजा क्या आया, जब तक वो रिकवर करके भागी तब तक हमारे पास इतने यूनिट्स आ गए थे, क्योंकि हम नीचे खरीदे जा रहे थे। तब हमने मैजिक देखा, रे वाह यार, ये तो बहुत सिंपल है, नीचे गिरो, पैसे ज्यादा डालो, यूनिट ज्यादा आएंगे, जब मार्केट भागेगी तो सारे यूनिट भागेंगे, हमारे पैसे बन जाएंगे। तो उस दिन जितना ज्यादा सामान होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी आपके पोर्टफोलियो में।
फिर मैम अगला जो क्रैश आया, देखिए इस बार जो क्रैश है बहुत ज्यादा नंबर नहीं है बड़ा, अभी तो निफ्टी कितना गिरा है, 14-15%, ज्यादा नहीं गिरा। मैं आपको बताता हूं 2015 में के आसपास निफ्टी 23% गिरा था, पर ऐसे नहीं गिरा था जैसे अब गिरा है। अपन अभी ऐसे गिरा है, तब वो ऐसे ऐसे गिर रहा था, मतलब कभी ऊपर भी चला जाता था, पर एक 10-11 महीने के होराइजन में वो 25% के आसपास गिर गया था। ठीक है जी, उसको रिकवर करने में फिर से 2 साल लग गए। ठीक है, तीसरा फेज आया 2020। 2020 में मार्केट गिरी 35%, फटक से 2 ही महीने के अंदर गिर गई थी, मार्च अप्रैल में गिर गई थी, कोविड लग गया था, और वो रिकवर हो गई 1 साल के अंदर, 12 महीने में रिकवर, दम ऐसे ऐसे यू टर्न मारा उसने। उसके बाद 2022 में जब यूक्रेन वॉर चालू हुई, निफ्टी 20% गिरा था, किसी को याद ही नहीं है, पर ऐसे नहीं गिरा जैसे अभी गिरा है। अभी क्या हुआ है, थोड़ा गिरने का स्टाइल डेंजरस था, तो लोगों को डर बहुत लगा है, पर ऐसा नहीं है, मार्केट बहुत बार गिरी है अभी, तो वो 20% गिरा, उसको रिकवर होने में मेरे को लगता है करीबन 12 से 18 महीने लगे थे। फिर एक बार और छोटा करेक्शन आया 10-11% का, वो रिकवर हो गया 6-7 महीने के अंदर, फट करके रिकवर हो गया। तो यानी कि आपके इस ड्रॉप की रिकवरी, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको हिस्टोरिकली बता दिया, एनीवेयर फ्रॉम 6 to 7 months to 5 years, कुछ भी लग सकता है। पर मैं इस टाइम पे सबसे खुश हूं, क्यों? क्योंकि मुझे जो अगली जर्नी है, आज तो मैं 40 का हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट 60 तक चलने वाली है, तो मेरी जो अगली जर्नी है ना, उसके लिए मुझे सस्ते यूनिट्स मिलने वाले हैं। तो मैं आज सस्ते यूनिट्स इकट्ठे करूंगा, इस रिकवरी को हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे सस्ते यूनिट्स इकट्ठे होते रहेंगे। जिस दिन वो 3 साल बाद रिकवर करके मार्केट ऊपर चली गई, ये सारे सस्ते यूनिट महंगे हो जाएंगे और मेरे पैसे बन जाएंगे। तो मैं इस तरीके से सोचता हूं। मैं इस तरीके से क्यों सोच पाता हूं, उसका एक कारण है। उसका कारण है, एक तो मेरे को नॉलेज है, कन्विक्शन है, मैंने हिस्टोरिकली देखा है, मैंने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को सुना है, वॉरेन बफेट को सुना है, पीटर लिंच को सुना है, चार्ली मंगर को सुना है, राकेश जी को सुना है, राधा किशन धमानी को सुना है, तो विजय केडिया जी को सुना है, तो सबका व्यू पॉइंट सेम होता है, जो यही है। तो एक तो बिलीफ आ जाता है कि भाई जो बड़े लोग हैं वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े लोग करते हैं। दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा सक्षमता देता है, वो ये देता है कि मेरी ना बेसिक ऑफ फाइनेंस कवर्ड है। इसका उदाहरण मैं देता हूं, जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में आप पहले सीट बेल्ट पहनते हैं, बैठते ही सीट बेल्ट पहनते हैं, उसी तरीके से फाइनेंस में भी आपको सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। क्या आपका इमरजेंसी फंड है? मैं आपसे पूछता हूँ शिखा, आपके पास एक समझिए 12 महीने का इमरजेंसी फंड है, आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कर दी, आपको पता है कि भाई आप, मतलब भगवान ना करे, जाने के बाद बच्चों के लिए कुछ ध्यान रखने के लिए पैसा वैसा चाहिए, फैमिली के लिए पैसा चाहिए, आपने एक लाइफ इंश्योरेंस कर लिया। अब इसके बाद आपकी लाइफ में रिस्क क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। अगर आमदनी खराब हुई, कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, तो आपके पास इमरजेंसी फंड है, अगर हेल्थ को कुछ हुआ तो इंश्योरेंस है, और नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस है। तो जब आपको कंफर्ट ये आ जाता है ना कि यार मेरी लाइफ के बेसिक्स तो सेट है, तो मैं क्यों चिंता कर रही हूं, तो ये पैसा लंबे समय के लिए रहने दो मार्केट में, जितना लंबा रहेगा उतना ज्यादा कंपाउंडिंग करके पैसा दे देगा। तो फाइनेंस में प्रॉब्लम क्या होती है? पहला, लोग अपना सीट बेल्ट नहीं पहनते, मतलब बेसिक्स ठीक नहीं करते। आज 95% लोगों के पास खुद का इमरजेंसी फंड नहीं है। 3 महीने छोड़ो, 1 महीने का नहीं है। अगर अगले दिन पेचेक नहीं आया तो मैटर खत्म। ठीक है। दूसरा, लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में ये कहा जाता है कि 3 से 4% लोगों के पास आज भी हेल्थ इंश्योरेंस है। मैं तो काफी लोगों से मिलता हूं, कंसल्ट करता हूं, तो मैं देखता हूं, वो बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं, अच्छी खासे पैकेज पे है, नहीं हमने हेल्थ इंश्योरेंस ली नहीं। क्यों नहीं ली भाई? और लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है, क्यों नहीं ली? पता नहीं। तो ये सब आप कर लो, मन में से सारे प्रॉब्लम्स, डाउट सॉल्व हो जाते हैं, फिर आप इन्वेस्ट करो। फिर क्या करना है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते रहो, जो पैसे आपके पास स्पेयर है। राइट, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन्ड है, बिल्कुल और उसके बाद आप आगे बढ़ने की जर्नी जो है उसको शुरू कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे आपने बोला ना कि इस टाइम पे बाइंग का राइट टाइम है, अब बाय करते हैं। अब जो लोगों ने, क्योंकि अभी कुछ टाइम से ही लोगों ने इन्वेस्ट करना ज्यादा शुरू किया था, जी जिन्होंने शुरू किया उन्होंने देखा कि गिरा प्राइस, तो उन्होंने फिर से समझा कि अच्छा ये बाय कर लेना चाहिए, उन्होंने फिर से बाय कर लिया। ठीक है। और बहुत सारे मीम्स बनते हैं इसके ऊपर, बहुत सारी रील्स भी आजकल बन रही हैं कि हमने वो गिरा, हमने फिर से एक रील देखी कि बाय करने का राइट टाइम है, हमने और बाय किया, वो फिर से गिर गया, हमने फिर बाय किया, वो फिर से गिर गया। तो वो जो एक नया इन्वेस्टर है, वो लिमिट कब सेट करनी कैसे सीखे कि क्या बाउंड्रीज होती है, कब बाय करना है, कब तक एक वो जो सेफ्टी नेट है उसको कैसे मेंटेन करना है, ऐसा ना हो कि अपनी सारे ही पैसे लगा के हम बाय ही करते चले जाएं।
देखिए अगेन क्वेश्चन वही है कि आप अपने इमरजेंसी फंड इंश्योरेंसेस को साइड में कर दीजिए, तो पहले तो आप सेट हो गए, अब आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी कैपिटल था और आपने खरीद लिया, समझो निफ्टी 10% 5% गिरा, आपने 1 लाख रुपए डाल दिए, निफ्टी 5% और गिर गया, आपने 1 लाख रुपए और डाल दिए, निफ्टी 5% और गिर गया, आपने 1 लाख रुपए और डाल दिए, अब आपके पास पैसे नहीं बचे, तो आगे मत डालना। एटलीस्ट आपने, जब निफ्टी 20% ऊपर जाएगा, यहां से जब भी जाएगा, मैं कहूंगा 1 साल बाद जाता है, 2 साल बाद जाएगा, तो जो जो पॉइंट्स पे आपने खरीदा था उससे तो ऊपर ही जाएगा, तो आपके पैसे बन जाएंगे। क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? माय पॉइंट, मैं सिर्फ सब लोगों को एक ही दरखास्त करना चाहता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने बेसिक्स को सेट कर लो, अपने गोल्स को सेट कर लो, अपने खर्चों को नियंत्रित कर लो। ये टाइम कौन सा है पता है? ये कछुए वाला टाइम है। कछुआ क्या करता है, जब वो थोड़ा सा फियर करता है चीजों को, तो वो अपने आपको अंदर खींच लेता है। तो आपको कैसे अंदर खींचना है वो मैं आपको बताता हूं। आपके खर्चे कम करो, निवेश मत कम करो, खर्चा कम करो इस टाइम पे। जब आज खर्चा कम करोगे, निवेश ज्यादा करोगे, 3 साल बाद आप इस निवेश से खर्चा ज्यादा कर सकते हो कि चलो यार, हमने तो उस टाइम पैसा बचाया था, निफ्टी में पैसा डाला था, निफ्टी तो तब 21,000 चला गया था या 22,000 चला गया था, आज निफ्टी 30,000 हो गया, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आज हमारे पैसे बन गए, हमारे को 8,000 रुपए बन गए, 22,000 रुपए, 30% का 40% का रिटर्न आ गया। आएगा, मेरे को नहीं पता कब आएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, 3 साल। मैम चीज घूमते पता ही नहीं चलता। कोविड के बाद लोगों को लगा था संसार में एक आदमी नहीं बचेगा, और मार्केट 10 महीने के अंदर थाड़ अप रिकवर। मतलब जो शेयर 200-300 रुपए के थे, वो आज गिरने के बाद 3,000 के हैं। मतलब सोचिए कि वो 20-20 गुना जा चुके थे, वो गिरने के बाद अभी 10 गुना है। तो लोगों ने बहुत वेल्थ क्रिएट की है, जिन्होंने बॉटम में, देखो कोई भी बॉटम नहीं कैच कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता इधर आके, तो क्योंकि मार्केट्स है ना। कोई मेरे को बोले इकोनॉमिस्ट हूं बहुत बड़ा, मैं तो भगवान हूं, मेरे को समझ, कोई नहीं कर सकता। मार्केट्स का बॉटम कोई नहीं कैच कर सकता। तो हर बार गिरे, थोड़ा थोड़ा डालो, पैसे खत्म हो गए मत डालो, खत्म। पर जब आपने जब जब ड्रॉप पे डाला है, तो किसी दिन जब रिवर्स होगा तो उस लेवल से तो ऊपर ही जाएगा। आपने निफ्टी में 25,000 पे डाला, 24 पे डाल दिया, 23 पे डाल दिया, 22 पे डाल दिया, अब निफ्टी समझो 3 साल बाद 30,000 हो गया, तो जो 25 पे डाला था वो भी तो बढ़ गया, 24 वाला ज्यादा बढ़ गया, 23 वाला और ज्यादा बढ़ गया, तो एवरेज में फिर भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये बेसिकली मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी कैपिटल होता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। जिस दिन आपके अपॉर्चुनिटी कैपिटल खत्म हो गया, आप इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए, जो आपकी एसआईपी चल रही है चलने दीजिए। इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। खर्चों पे नियंत्रण कर लो, मार्केट खराब है। लोग क्या करते हैं, खर्चों पे नियंत्रण नहीं करते, निवेश पे नियंत्रण करते हैं। क्यों भाई? इस टाइम पे खर्चा कम करो ना। तो खर्चा कम करने का जैसे आप बात कर रहे हो ना, तो खर्चे का मुझे वही लगता है कि खर्चों पे नियंत्रण आजकल लग इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि एक तो ईएमआईज का ट्रेंड हो गया, इतना पैसा है नहीं, लेकिन ईएमआईज की वजह से ऐसा लगता है तो बहुत आसान है, अकाउंट में पैसा होना हो, लेकिन इतना तो पैसा है कि ईएमआई दे सकते हैं, तो इसलिए खर्चों पे नियंत्रण हो नहीं रहा है। और इन्वेस्टमेंट में जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल मत करो इस टाइम पे, खर्चे कंट्रोल करो। तो जो ये आजकल ईएमआईज का, लोन्स का ट्रेंड है, इससे कैसे अपने खर्चे कैसे कंट्रोल करें? देखिए मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूं। 2 तरह के लोन होते हैं, एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। गुड डेट जो होता है वो क्रिएशन के काम आता है, और बैड डेट जो होता है वो कंजम्पशन के काम आता है। आपने उधार लिया, व्यापार चालू किया, स्टार्टअप चालू किया, तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। आपने 10 लाख रुपए का उधार लिया, आपने एक वेबसाइट बनाई, कुछ इन्वेंट्री रखी, ब्रांडिंग करी और अपना माल बेचना चालू कर दिया। तो यानी आपने व्यापार किया, आपने क्रिएशन किया, तो ये चलेगा, ये बहुत अच्छी बात है, करिए, बिल्कुल करिए। आपने घर ले लिया, क्रिएशन किया, आपने शॉप ले ली, क्रिएशन किया, क्योंकि उस शॉप से रेंट आएगा या उस घर में आप रह सकते हो, ठीक है। पर दूसरा होता है बैड डेट। बैड डेट होता है कंजम्पशन। आपने लिया और आपने एक महंगा टीवी खरीद लिया, उधार लिया और महंगा टीवी खरीद लिया, उधार लिया आईफोन खरीद लिया, उधार लिया कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे चले गए। तो ये जो चीजें हैं ये बैड डेट है। तो अब आप बोलोगे क्या बैड डेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा आंसर वही सेम रहेगा कि आपकी पूरी थाली में गुलाब जामुन एक ही हो सकता है। तो अगर आपको बैड डेट भी लेना है, यानी कि आपको कंजम्पशन ड्रिवन डेट लेना है, तो इतना लो जो आप सर्विस कर पाओ, इतना मीठा खाओ जो आपकी बॉडी मैनेज कर पाए। इसका रूल है कि आपकी जो भी टैक्स काटने के बाद आमदनी आती है महीने की, उसका 15% से ज्यादा आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए बैड डेट का। तो अगर आप लाख रुपया महीना कमाते हैं तो 15,000 रुपए से ज्यादा आप ईएमआई नहीं भरेंगे जो आप बैड डेट ले रहे हैं। बैड डेट जो मैंने कंजम्पशन ओरिएंटेड डेट हो गया। अब इससे क्या होगा? आपने रूल लगा दिया,
अब जी आपका कोई नया चीज खरीदने को मन किया, आपने देखा यार मेरी तो ईएमआई 14-15 हजार चल रही है, तो आप नहीं खरीद सकते, या तो कोई पुरानी चीज की ईएमआई खत्म होनी चाहिए पहले, तब आपके पास स्पेस क्रिएट होगा। या फिर दूसरी चीज जो ज्यादा अच्छी चीज है वो ये होगी कि आप बोलोगे यार मैं 1 लाख की तनख्वाह को 2 लाख कैसे करूं, तो उससे क्या होगा, 2 लाख का 15% 30,000 होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको स्पेस मिल जाएगी। तो अब स्पेस मिलने के लिए दो चीजें हैं, या तो आप अपनी आमदनी बढ़ाओगे या पिछला ईएमआई चुकाओगे, तब जाके नई चीज घर पे आएगी, ये जो भी कंजम्पशन ड्रिवन है। अगर कोई व्यक्ति इतना भी कर लेना, वो हमारे देश में 99% लोगों से आगे बढ़ जाएगा। सिंपल, कि भाई मेरी थाली में गुलाब जामुन तो एक ही होगा, जो लाइफ के गुलाब जामुन है ना उनको कम कर दो, एक कर दो, तो आप देखो कितना आगे आप बढ़ जाओगे। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि गुलाब जामुन एक ही हो, ऐसा ना हो कि उस गुलाब जामुन को हम इतना सारा इकट्ठा कर ले कि फिर रोटी खाने की जगह ना बचे और जगह ना बचे, आपको सब्जियां डायबिटीज हो फेंक दें। जाए, बिल्कुल सही जो आपको बात है। न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन ही ना मिले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आपने बात की ना, ये कहीं न कहीं मेरे को जो लग रहा है कि ये मेन खेल जो वेल्थ क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, ये मेन खेल माइंडसेट का लेकर आ रहा है जी कि आपका माइंडसेट कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप गुलाब जामुन के चक्कर में आपके पास खाने के पैसे नहीं बचते हैं बिल्कुल और वो एनर्जी नहीं बचती, आप कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हो जो कि आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, वैल्यू एडिशन करेंगे नहीं, फिर भी आप वहाँ खर्चा करो और जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, उनसे आप डरते चले जा रहे हो बिल्कुल कि करनी बिल्कुल। चाहिए कि नहीं करनी शिखा चाहिए। मैम, आप समझिए हुँ, एप्पल के शोरूम में हुँ। अगर आज 10% का डिस्काउंट लग जाए, पूरा भारत के सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। पर हुँ, आपके म्यूचुअल फंड पे 10% का डिस्काउंट लग गया है, तो आप क्यों नहीं खरीद हुँ। रहे हो? बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ ये हम डर ये जाते हैं। मानसिकता का फर्क है। और आप देखिए कंपाउंडिंग कैसे होती है। हुँ, आज एप्पल एक $3 ट्रिलियन की कंपनी है, उसका पहला $1 ट्रिलियन आने को 40 साल लगे थे, पर अगला $1 ट्रिलियन आने को मुश्किल से 5-6 साल लगे। आप सोचिए, जो काम उसने 40 साल में किया था, उसने 5-6 साल में फिर से वो काम कर लिया, ऐड कर लिया। तो आपकी वेल्थ भी ऐसे ही कंपाउंड होगी, अचानक से होगी, पर टाइम देना पड़ेगा। पानी में भी क्षमता होती है कि वो पत्थर को तोड़ दे, पर उसको एक ही जगह बार बार गिरते रहना पड़ता है, तब जाके वो पत्थर तक को, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों को पानी तोड़ सकता है। पर एक ही जगह पे लगातार लगातार निरंतर आपको जो है प्रयास डालना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट यही है, निरंतर एसआईपी करते रहोगे तो आपकी कंपाउंडिंग, आपका जो पैसा बनेगा, आप सोच नहीं सकते इतना। मैं आपको बता रहा हूं, 10 रुपए वाली चीज 2,000 की हो गई 30 साल में। आपने क्या दिमाग लगाया उसमें? कुछ नहीं, आपने कुछ दिमाग नहीं लगाया। देखिए, हमारा क्या, आप इस बात से अग्री नहीं करेंगे कि हमारा देश प्रोग्रेस करेगा? बिल्कुल करेगा। आज जहां है 10 साल में क्या हम यहीं रहेंगे? आज 4 ट्रिलियन है, तो 10 साल में हम जाके करीबन 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। तो 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जब होगा तो कौन बढ़ेगा? कंपनीज बढ़ेंगी। कंपनीज बढ़ेंगी तो कौन बढ़ेगा? इन्वेस्टर का पैसा बढ़ेगा। हाँ, कुछ कंपनी खराब होंगी, कुछ कंपनी ज्यादा बढ़ेंगी, तो एवरेज में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और मैं आपसे ये एक सवाल पूछता हूं कि आपको अपना पैसा डबल करना क्यों है 1 साल में? क्या क्या करोगे आप उसका? आप वो एक ट्रक के पीछे लाइन पड़ी थी ना, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो वो वाला हिसाब है कि आपको धीरे धीरे चलिए, आपको बहुत जबरदस्त पैसा बनने वाला है। अब मैम, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा पोर्टफोलियो आज के दिन करीबन 16-17% डाउन है, और मेरे तो पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत बड़ी है। मतलब मैं दिन खोलता हूं कभी ना, तो कभी मेरा म्यूचुअल फंड 3 लाख रुपए डाउन होता है, 5 लाख डाउन होता है, 6 लाख डाउन होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये तो टाइम है खरीदने का। और जब हम 5 साल बाद देखेंगे तो ये नंबर डबल हो चुका होगा। तो मैं ना ये शॉर्ट टर्म झटकों से, फटकों से क्यों नहीं डरता? क्योंकि मेरा बेसिक सेट है, मेरी खर्चे नियंत्रित है, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी कैपिटल होता है मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, बस। और लाइफ में जो जो मुझे चाहिए वो मैं लेता रहता हूं। मेरा गुड डेट बैड डेट का रेशियो सेट है। बैड डेट है मेरे पे भी है, ऐसा नहीं है, मैं भी थोड़ी मोटी चीजें एंजॉय करता हूं, मेरे पास भी गाड़ी है, सब कुछ है, पर वो नियंत्रित है। एक ही गुलाब जामुन है, जो अपनी थाली में एक ही गुलाब जामुन है, ऐसा नहीं कि 10 गुलाब जामुन लेके बैठे हुए। सो जो मैं कर रहा हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं कोई अलग चीज नहीं करता। मेरे पास कोई ऐसा खेला नहीं है जिससे मैं महीने के पैसे डबल कर रहा हूं, ट्रिपल कर रहा हूं। हाँ, जो मैं मेहनत करता हूं उससे मैं आमदनी करता हूं, वो मेरी मेहनत है, वो दैट इज माई वर्क, दैट इज माई एक्टिव इनकम। बिल्कुल सही बात है। आपने बड़ी सारी चीज़ें बता दी है कि इन्वेस्टमेंट पे फ़ोकस करना है, खर्चे कम करने हैं, आपका जो अपॉर्च्युनिटी कैपिटल है उसको ही यूज़ करना है ना, और माइंडसेट को हमें अपना सही रखना है इस टाइम पे। तो जो आजकल माइंडसेट के बारे में ही अगर बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन भी बहुत काम करता है, कि अगर हम वेल्दी होना चाह रहे हैं, हम लाइफ में चाह रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस फाइनेंसेस को लेके, तो हमें मैनिफेस्टेशन भी करनी चाहिए। तो वो कैसे करें अगर कोई करना चाहता है तो? देखिए मैम, मैनिफेस्टेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैनिफेस्टेशन गिव्स यू डायरेक्शन, मैनिफेस्टेशन गिव्स यू मोटिवेशन,
मैनिफेस्टेशन गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू स्टे ऑन द पाथ। क्योंकि ये पाथ मैम बोलना बहुत आसान है, 20 साल सब सोचो, सारे 20 साल के कमिटमेंट से आए थे और सितंबर से लेकर मार्च तक सबकी हवा निकल गई, तो आप कैसे रहोगे इस पथ पे 20 साल तक? तो थोड़ा मैनिफेस्टेशन भी इस पे काम करता है, जब आपको क्लियर होता है कि हाँ छोटे मोटे ब्लिप्स आते रहेंगे बट हमें तो लंबा सोचना है। जब जिम कैरी ने अपने आप को चेक लिखा था 5 साल बाद का, तो वो 5 साल उसके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे, उसने बहुत मेहनत करी होगी, ठोकरें खाई होंगी, डायरेक्टर्स ने उसको बोला होगा, मिले नहीं होंगे, फोन नहीं उठाया होगा, उसको ऑडिशन देने होंगे, रिजेक्शन हुआ होगा, पर वो लगा रहा। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन था 5 साल बाद मेरे को $10 मिलियन का चेक चाहिए, कि मैंने एक्टिंग सर्विसेज दी है, मुझे $10 मिलियन का मेरे पास चेक होना चाहिए। तो मैं मैनिफेस्टेशन को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूं। पर मैनिफेस्टेशन में ना लोग ये सोच रहे हैं कि मैं यूनिवर्स को कुछ मैसेज दे दूंगा और मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे को एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं यूनिवर्स को मैसेज दे दूंगा तो यूनिवर्स मेरी बात मान लेगा और काम हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं होगा, आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक कंपनी को मैं कंसल्ट करता हूं, मेरे को एक दिन बोलते संजय जी मैं ना 5,000 करोड़ की लिस्टेड कंपनी बनना चाहता हूं। मतलब वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है, तो किसको आप देखते हो अपना आइडल कि ऐसा मेरे को कंपनी बनना चाहिए? तो उन्होंने कंपनी का नाम दिया। मतलब इसके मालिक को देखा है कभी आपने? बोले हाँ हाँ देखा है, मैं जानता हूं। मतलब सर इसकी मालिक की 10 खूबियां लिखो। तो बोले वो पंक्चुअल है, वो बहुत बढ़िया कपड़े पहन के आता है ऑफिस, वो टीम के साथ मतलब रहता है, रिव्यूज करता है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाता है। उसे 10-15 चीजें ऐसी लिखी, बढ़िया। बोला सर आपने लिख दी, अब मुझे सिर्फ एक ही चीज और करना, अपने आप को इन सारे पॉइंट्स पे रेटिंग दे दो। उनके ना होश उड़ गए, बोले ये क्या बात है? मतलब सर आपको वैसा बनना है, वो आपका ड्रीम है, मैनिफेस्टेशन है कि इस व्यक्ति की, मुझे रतन टाटा जी की तरह बनना है। ठीक है, तो पहले मेरे को ये तो जानना पड़ेगा ना उनकी क्वालिटीज, वो तो मुझे दिखती हैं, लीडरशिप है, एम्पैथी है, जो भी है लिखी। फिर मेरे को ये तो चेक करना पड़ेगा ना मैं कहां हूं। तो उन्होंने लिखना चालू किया, इस बार सर मैं पंक्चुअल तो हूं ही नहीं, मैं तो 12-1 बजे तक ऑफिस आता हूं, 1 आउट ऑफ 10। जब उन्होंने देखा ना तो उनको खुद को रियलाइज हुआ कि यार मैं तो बहुत दूर हूं इधर से अभी, बट एटलीस्ट उन्होंने रियलाइज किया इस बात को कि ये मेरा ड्रीम है और मैं आज यहां हूं, अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स एटलीस्ट एक चीज उन्होंने पहली चीज ठीक करी, वो टाइम पे आने लगे। तो टाइम पे जब आए तो उनके पास ज्यादा टाइम हुआ बिजनेस में, जब ज्यादा टाइम हुआ तो उन्होंने रिव्यू ज्यादा लिए तो बिजनेस ठीक होने लग गया। तो जब आप एक एक छोटी छोटी करेक्शन करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो आपका अचानक से जो इंपैक्ट है वो बहुत जबरदस्त दिखने लगता है। वो कहते हैं ना 1% इफ यू इंप्रूव एवरी डे, यू इंप्रूव 37 टाइम्स इन अ ईयर बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। यहां भी कंपाउंडिंग चलती है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशन में अपने गोल्स को लिखिए, ठीक है, और आज उस गोल्स को किसने अचीव किया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे संजय इज फाइनेंशियली फ्री, ठीक है, आपका गोल है यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, तो आप लिखिए संजय ने क्या क्या किया। मैं तो बताता रहता हूं, हर पॉडकास्ट में बताता हूं मैं क्या करता हूं, आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूं, तो आप लिखो संजय इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसने अपना इमरजेंसी फंड बनाया, उसने अपनी इंश्योरेंस खरीदी है, उसका बैड डेट जो है वो 15% है। लिखो ना ये सारी चीजें, और अब आप अपने आप को रेट करो कि आप इन सब में कहां हो। नहीं यार मैं तो मेरे पास तो इमरजेंसी फंड नहीं है, तो पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर टिक हो गया आपका। धीरे धीरे आप इस मैनिफेस्टेशन को लिव कर लोगे। इट ऑल स्टार्ट्स विद यू, आप ही से स्टार्ट होगा। आपको अट्रैक्ट करना है तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। अगर मैं इसको कहता हूं कि भाई आपको, एक यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको रहता है कि भाई मेरे को किसी लड़की को पटाना है या किसी लड़के को पटाना है, ऐसा सब रहता है। तो एक होगा जो पुश करेगा कि नहीं मैं अपने आप को चेंज ना करूं, पर मैं सामने वाले को पुश करूं कि यू नो बी अट्रैक्टेड टू मी। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अट्रैक्ट्स दैट पर्सन एंड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। ठीक है, अगर आपको किसी को मतलब किसी से आपको लाइक करते हो तो आपको उसकी लाइकिंग्स के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो अगर आप कोई बनना चाहते हो लाइफ में, अगर आप रतन टाटा बनना चाहते हो, अगर आप मिस्टर मुकेश अंबानी बनना चाहते हो, या फिर अगर आप मिस्टर राकेश झुनझुनवाला बनना चाहते हो, तो उनकी क्वालिटीज लिखो और पहले अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। द चेंज स्टार्ट्स विद यू। और जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, एक एक उनकी हैबिट को पकड़ोगे और अपने इनपुट्स को चेंज करोगे, आप देखो आउटपुट चेंज होता है। सो दिस इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन गिव्स यू अ डेस्टिनेशन। मैनिफेस्टेशन मेक्स यू स्टे ऑन दैट पाथ, क्योंकि बहुत मुश्किल पाथ होता है, 5 साल 10 साल। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और तीसरा, मैनिफेस्टेशन आपके जर्नी को हैप्पी बनाता है, क्योंकि आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो तो उनको सेलिब्रेट करते हो, भगवान को ग्रेटिट्यूड करते हो, तो एक ओवरऑल एक पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास को क्रिएट कर देता है। सो दिस इज
फॉर मी दिस इज मैनिफेस्टेशन। मेरे हिसाब से ये मैनिफेस्टेशन है कि मैं जो बनना चाहता हूं उसकी स्किल्स को लिखूं, उसके आउटपुट्स को लिखूं, और मैं कहां हूं उधर अपने आप को रेटिंग दूं, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को चालू करूं। अगर आज मेरा वजन बहुत ज्यादा है, अगर मेरे को ऋतिक रोशन बनना है, मैं बोला नहीं यार, आइडलाइज हिम, आई वांट टू बी लाइक हिम, तो मुझे देखना पड़ेगा ना वो दिन में 4 घंटा जिम जाता है, किस तरह खाना खाता है, कब सोता है, क्या करता है। आई हैव टू डू दैट। सिर्फ बोलने से तो मैं ऋतिक रोशन बनने से रहा है ना, मतलब या फिर वैसी बॉडी या वैसा ट्रांसफॉर्मेशन लाने से मेरे को आई हैव टू पुट एक्शन। बट एटलीस्ट मुझे पता है ये डेस्टिनेशन है, तो मैं इसी से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कि वो बंदा क्या कर रहा है ना, कॉपी कर लो बस। सो दिस इज, तो सॉरी थोड़ा लंबा आंसर हो बड़े गया। नहीं, बड़े अच्छे आपने एक क्लैरिफिकेशन दी है मैनिफेस्टेशन को लेकर कि हम लोग क्या, लोग मोस्टली क्या करते हैं, यूनिवर्स को तो काम पे लगा देते हैं और सोचते हैं अब हमें आराम से बैठना है। ना ना तो ये बहुत एक अच्छा गाइडेंस है कि हमको खुद भी काम पर लगना है, जितना हमसे हो सकता है वो हम करेंगे, और बाकी जो हम डिजर्व करते हैं वो फिर हमें यूनिवर्स। मैम मुझे ऐसा लगता है कि भगवान सबको यहां देने के लिए बैठा है, बिल्कुल देने के लिए बैठा है। आपको अट्रैक्ट करना है उसको, मतलब आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। भाई जब आप रेडियो घुमाओगे और अगर 93.5 लाओगे तो ही तो 93.5 कैच होगा। आप बोलो नहीं यार मैं तो 91 पे बैठा हूं और 93.5 कैच हो जाए, कैसे होगा? तो आपको भी तो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी ना, उसके हिसाब से आपको भी अपनी एनर्जीज उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। और आप अपने लाइफ के कोई भी पुराने इवेंट्स सोचिए जहां आपने थोड़ा सा चेंज अपने अंदर लेके आया, आपने उसको 10 टाइम्स आउटपुट देखा होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1998 में क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा बोलबाला था। अब बहुत टाइम तक रहा, बट 98 में सडनली वो शारजा का कप था, ऑस्ट्रेलिया में मैच था, ये धोनाधन धोए जा रहे थे वो सारे सब लोगों को, और शेन वॉर्न ने बोला था मेरे को सपने में भी आते हैं, मैं डरता हूं इनसे, मतलब बहुत कुछ हुआ था। और मुझे याद है उस टाइम उनको 100 करोड़ रुपए की डील मिली थी वर्ल्डकॉम से। एड राइट्स मिले थे कि सचिन तेंदुलकर के एड राइट्स हम 100 करोड़ में खरीद रहे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को 100 करोड़ दिए थे, और ऐसा कुछ डील हुई थी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, बिकॉज मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। मैं अपने पापा के पास गया, डांस करते, ये देखो ऐसे ऐसे। तो मेरे पापा ने एक ही स्टेटमेंट बोला, बोले बेटा देखो वो रन बना रहा है, उसके 100 करोड़ बन रहे हैं, तुम क्यों एक्साइटेड हो रहे हो, तुमने क्या किया है, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली, बोलते बेटा ये दुनिया ऐसी है, तुम अपना खराब करोगे ना तो तुम्हें गाली पड़ेगी, और तुम अपना अच्छा करोगे ना तुम्हारे को ताली पड़ेगी। तो आप सोचिए कि आपके पास कितना बड़ा इंसेंटिव है अपने आप के लिए अच्छा करने का, कि आप अपने आप के लिए अच्छा करते हो तो लोग खुश होते हैं फॉर नो रीजन। आज विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर बना, उसने किसके लिए अच्छा किया? आप लोग के लिए थोड़ी किया, या मेरे लिए थोड़ी किया, अपने लिए किया। अपने लिए एक लग्जरी लाइफ जिया, अपने लिए एक ब्रांड बना, पर उसमें उसकी मेहनत लगी और दुनिया आज उसकी वाहवाही करती है। और यही एक नॉर्मल व्यक्ति है जो अपने आप पे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, लोग उसको गाली देते हैं, अरे ये तो पड़ा रहता है, ये तो काम का नहीं है, ये तो नकारा है, ऐसे सब बोलते हैं। तो वो अपने लिए अच्छा भी नहीं कर रहा और दुनिया से गाली भी खा रहा है। ये व्यक्ति अपने लिए भी अच्छा कर रहा है और दुनिया उसकी वाहवाही भी कर रहा है। तो मेरे फादर ने समझाया, तो उसके बाद से मैंने क्रिकेट विकेट देखना बंद कर दिया और मैंने पढ़ाई बहुत तेजी से की। एंड 2002 में मेरा 12th था, आई स्टूड फर्स्ट, मेरे को मतलब 97.67% आया पीसीएम में, 92% आ गया, वाज अ वेरी गुड स्कोर। आई वाज इन बॉम्बे, आई वाज रैंक्ड लेस इन टॉप 200। तो मुझे रियलाइज, और सब मेरे घर पे आके वाहवाही और ये, और अरे मतलब फायदा तो मेरा था, बेनिफिट तो मेरा हुआ, पर खुश लोग हो रहे हैं, पॉजिटिव बातें लोग कर रहे हैं मेरे लिए। तो आप जब अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे ना, आपके लिए लोग वाहवाही करते हैं। तो कितना बड़ा इंसेंटिव है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप करो, फायदा आपको, और वाहवाही लोग आपकी करेंगे। पर यही अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे तो अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं करोगे, लोगों से गाली भी खाओगे। चॉइस इज योर्स। बिल्कुल सही आपने बात बोली। और पता है कि इसमें आपने जैसे ये बताया ना कि आप किससे इंस्पायर हो रहे हो, उस पर्सन को देखो, वैसी क्वालिटीज देखो और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ। यहाँ पे ना, क्योंकि मोस्टली लोगों का माइंडसेट क्या होता है, उनको लगता है कि ना ये जो पैसा कमाने, अगर हम पैसे की बात करें, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है ना, वो तो सब ऐसे ही उकड़ दुकड़ करके पैसे उन्होंने कमाए होते हैं, तो उन लोगों को मोस्टली उनमें कुछ क्वालिटीज दिख नहीं रही होती, उनको लगता है ये तो फ्रॉड है। मोस्टली जिनके पास पैसा, उनके बारे में यही लोग सोचते हैं, ये तो फ्रॉड है, इसने किसी के साथ धोखा किया होगा, या ये तो ऐसा पर्सन नहीं है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है जिनके माइंड में यही रहता है कि जो कुछ गलत काम कर कर ही लोग ज्यादा अमीर बनते हैं, तो हम उनके साथ क्या ही मैच करेंगे? आई थिंक शिखा मैम, ये ना मनी बिलीव्स बहुत क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव बिलीव्स हैं ये मनी को लेकर। पहला है कि मेरे को तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है मेरे को बजटिंग की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत कम पैसे कमाता हूँ। तीसरा है मैं तो बहुत पैसे कमाता हूँ, मेरे को बजटिंग की जरूरत नहीं है। चौथा है कि जिसने पैसा कमाया वो काला है, मतलब ही हैज डन समथिंग डार्क, तभी वो पैसा कमा रहा है। तो
मैं ये कहूंगा आपको कि कभी भी ना सक्सेस को अक्यूज मत करो। हमारे पंजाबी में एक बड़ी अच्छी लाइन है, और ये लाइन ना मेरे को लियो लियो ग्रेवाल जी हैं, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, हनी सिंह के लिए भी गाने लिखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जिन्ना ने भी किसी वास्ते ताड़ी नहीं मारी, इस वास्ते उन्ना दी भी वारी नहीं आ रही। आपको शायद समझ गई होगी बात, पर मैं इसको आम जनता के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं कि जब तक आप, जिन्ना ने भी किसी वास्ते ताड़ी नहीं मारी, मतलब जिसने भी कभी किसी और के लिए ताली नहीं बजाई, इस वास्ते उन्ना दी भी वारी नहीं आ रही, यानी कि इसलिए उनकी बारी नहीं आ रही। जब कोई सक्सेसफुल होता है ना, समझिए आपका कोई दोस्त सक्सेसफुल हुआ, और ऑब्वियसली वो एक 3 इडियट्स की भी कहावत है कि जब दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, पर दोस्त फर्स्ट आता है ज्यादा बुरा लगता है। तो एक ह्यूमन नेचर है। बट अगर उस टाइम पे आप अपने माइंड को रिफ्रेम कर लो, रिवायर कर लो, और उसके लिए ताली बजाओ, यार भाई ने मेहनत बहुत की थी यार, उसने कुछ एक्स्ट्रा डाला था, कुछ किया था, ज्यादा मेहनत करी थी, रात रात पढ़ा था, दिन दिन पढ़ा था, और आज वो वहां खड़ा है पोडियम पे और फर्स्ट प्राइज ले रहा है। तो आई थिंक जैसे ही आप, अगर आप सक्सेसफुल आदमी को गाली दे रहे हो ना, आप सक्सेसफुल आदमी को नहीं गाली देते, आप सक्सेस को गाली देते हो, तो सक्सेस आप तक कैसे अट्रैक्ट होगी? वही है, आप 91 एफएम पे बैठे हो, आप 93.5 एफएम चाहते हो, नहीं हो पाएगा। तो आप अलाइन करो, और अलाइन करके क्वालिटीज लिखो, गैप्स लिखो, गैप्स को आइडेंटिफाई करो, और गैप्स को फिल करने का जर्नी बनाओ, और करते रहो एंड यू विल विन। तो अच्छा, दूसरा क्या, हमारी हिंदी फिल्म्स ने इसमें बहुत रोल निभाया है कि भाई कोई सिगार पी रहा है और बड़ी गाड़ी से बाहर निकल रहा है, और वो या तो कोई डॉन है, या कोई मतलब किसी से जूते साफ करवा रहा है, या कोई नेगेटिव काम कर रहा है, या कोई स्मगलर है। तो आई थिंक वो ना हमारे माइंड में छप गया मिडिल क्लास लोगों के, क्योंकि इतनी मूवीज हमने देखी हैं कि भाई बिजनेसमैन तो गलत करता है और गलत करके पैसा कमाता है। क्यों भाई, रतन टाटा जी ने गलत करके पैसा कमाया क्या? आज ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है कि अगर उस सारी कंपनीज की मार्केट कैप को जोड़ दिया जाए तो वो रिलायंस से भी आगे, पर खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हमेशा बड़े सरल रहे, 1 बेडरूम हॉल किचन में रहते थे, उनकी तो परिवार भी नहीं था। और तो ऐसा तो नहीं है, आपके पास लिविंग एग्जाम्पल है सामने। जेआरडी टाटा ने गिफ्ट की थी एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट को, जब नहीं मैनेज की, इन्होंने पैसे देके वापस खरीदी। सोचो, जो चीज आपने गिफ्ट करी थी वो आपने पैसे देके वापस खरीदी है। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट का फीलिंग था, और आज ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं वो एयर इंडिया में, बहुत जबरदस्त। तो माय पॉइंट इज कि सिर्फ नेगेटिव एग्जांपल्स मत देखिए। अगर आप अंबानीज का भी एग्जांपल देखते हैं, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप फर्स्ट पोजीशन को बरकरार रखें इतने समय तक, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अडानीज को देख लें, वो बहुत मेहनत करते हैं। आज जो उनको जरूरत नहीं है मेहनत करने की, फिर भी वो मेहनत करते हैं। मैं इतने स्टार्टअप के फाउंडर्स से मिलता हूं, बहुत मेहनती लोग हैं। तो आप प्लीज मेहनत को डिस्क्रेडिट मत कीजिए, आप कीजिए मेहनत। हाँ, टाइम लगता है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स में भी 10 साल लगते हैं, मेहनत को भी 3-5 साल लगते हैं, तब तक आपका जो है धीरे धीरे आपको उसके रिजल्ट्स दिखने चालू होते हैं। तो आई थिंक आप किसी और के लिए ताली बजाएंगे तो आपके लिए भी ताली बजेगी। सक्सेसफुल लोगों को गाली देते हैं तो आप सक्सेस को गाली दे रहे हैं, और सक्सेस को अगर आप गाली देंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो ये मेरा मैसेज सबको रहेगा कि बहुत पॉजिटिव सोचिए लाइफ में, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, चीजें अपने आप अट्रैक्ट होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप क्या कर रहे हैं उसको सही रखिए और अपने ऊपर काम करते रहिए, बिल्कुल, तो वही लॉ ऑफ बिल्कुल। अट्रैक्शन है और वही मैनिफेस्टेशन। अगर आप नेगेटिव कहते तो आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो फिर आप कैसे अच्छे होंगे, आप कैसे फिर अच्छा कर सकेंगे? तो बहुत मैं ना मानता हूं कि जो कर्म है ना, वो 4 लेवल्स पे होता है, और इसको हमारे भगवत गीता में भी कहा गया है कि सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है वो होता है तामसिक लेवल। जब आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, हाँ यार करना है, बहुत नेगेटिव व्यू पॉइंट से करो, तो दैट इज द लोएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल। ठीक है, एक होता है राजसिक लेवल। राजसिक लेवल होता है जब आप करते हो एस्पिरेशन के साथ कि मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, मुझे काम करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, तो ये राजसिक हो गया। तो एक पहला तामसिक हो गया, तामसिक हो गया विद लेजीनेस, ठीक है, अक्यूज करते हुए, गाली देते हुए, नेगेटिव इक्वेशन, अरे यार क्या काम पे जाना पड़ रहा है यार, कितना बेकार काम है, मेरा बॉस बेकार, मेरे कलीग्स बेकार, मेरी कंपनी बेकार, मेरे तो बस अगली जॉब मिल जाए, ये वाला लेवल है। फिर एक है, नहीं मैं काम पे जाऊंगा, मेरे को पैसे कमाना है, मेरे को इंसेंटिव चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए। तीसरा है सात्विक लेवल। सात्विक लेवल इज व्हेन इट इज अ ड्यूटी फॉर यू, मैं जा रहा हूं, मेरे को वहां पे काम करना है, मैंने एक कमिटमेंट किया है, मेरे को उस कमिटमेंट को पूरा करना है, मेरे को ऑनेस्टी से काम करना है, दैट इज सात्विक लेवल। एंड फोर्थ इज
द अल्टीमेट लेवल विच इज आउट ऑफ लव। कोई परवाह नहीं रेम्यूनरेशन क्या है क्या नहीं है, मेरे को जाना है और मेरे को काम करना है, क्योंकि मुझे काम से प्रेम है, मुझे काम कंप्लीट करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 4th लेवल पे ऑपरेट करने लग गए, आप इतना पैसा बनाओगे, इतना पैसा बनाओगे, आप सोच नहीं सकते। राजसिक से भी ज्यादा बनाओगे, जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। तो अब आप अगेन अपने आप को देखिए कि इन चारों लेवल में आप कहां हैं। हो सकता है आप तामसिक पे, इट्स ओके, अपने आप को चेंज कीजिए। आज चेंज करिए ना, आज तक जो किया करा, आज चेंज करो, आज ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। व्हाट आर यू डूइंग टुडे? मेरे एक बड़े अच्छे बॉस थे, वो लोग उनके पास जाते थे, सर इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया, इसने वैसे नहीं किया, इसने वो एक ही आंसर क्वेश्चन पूछते थे, तुमने क्या किया? व्हाट हैव यू डन? तुमने क्या कंट्रीब्यूशन किया? तुमने क्या लिखा? तुमने अपनी तरफ से क्या किया? वो बताओ। उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, मेरे को नहीं सुनना है। तुमने क्या किया वो बता दो। सो आई थिंक सारा जो दारोमदार है वो आपके ऊपर आपका ही है। यस, अगर आप यूनिवर्स को अच्छा मैसेज भेजोगे तो यूनिवर्स आपको डायरेक्शन देगा, पर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी और एक्शन की जर्नी आपकी खुद की, ये कोई और आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता। और जब आप करोगे और उसके रिजल्ट्स को धीरे धीरे एंजॉय करोगे, आप उस जर्नी पे लगे रहोगे। अच्छा, आपने ना बहुत इतनी अच्छी क्लैरिटी दी है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। और वाकई में ये चीज़ जो आपने ये बताया है ना कि आप टिक करना करो क्वालिटीज़ को, तो इतना थॉट प्रोवोकिंग है ना कि दूसरे की सक्सेस को देखकर एप्रिशिएट करो, दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो। और ये जो 4 लेवल्स आपने बताए हैं, स्टॉक मार्केट के क्रैश का जो डर दिमाग से निकाला है, ये इतनी सारी चीज़ें मतलब मिली हैं इस पॉडकास्ट से। एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे, कि इस टाइम पे, क्योंकि आपने जैसे कहा कि हर कोई चाहता है कि अपनी लाइफ में लग्जरीज भी हों और सब कुछ हो, तो इस टाइम पे बेस्ट ये रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट्स तो अपने करते हैं, तो हम अपनी एक्टिव इनकम को भी बढ़ाएं। तो एक्टिव इनकम, अगर कोई एक सैलरीड पर्सन है, वो ऑलरेडी बहुत टाइम दे रहा है, तो वो अपनी एक्टिव इनकम को और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे बढ़ा सकते देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक एक्टिव इनकम पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते, बिकॉज एक्टिव इनकम पे लोग पैसिव हो जाते हैं और पैसिव इनकम पे लोग एक्टिव हो जाते हैं, यही गलती है। तो एक्टिव इनकम जो है उस पर फोकस कीजिए, अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए। देखिए, एआई इज नो मोर द फ्यूचर, एआई इज द प्रेजेंट। आज एआई आ चुका है, ठीक है। आप एआई को अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं? मैं नहीं कह रहा आप पैसा देके सीखिए, कि आप यूट्यूब पे कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कुछ स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं। हाउ आर यू अपग्रेडिंग योरसेल्फ? ठीक है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। आप 600 रुपए की नेटफ्लिक्स की महीने की सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, पर 500 रुपए का उडेमी से कोर्स, मतलब मैं रेकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। या 300 रुपए की एक किताब खरीद लीजिए जिसमें उसके बारे में लिखा हो, या कोई पॉडकास्ट सुन लीजिए, या कोई ऑडियो जो बुक्स का प्लेटफॉर्म होता है उसमें सुन लीजिए, पर प्लीज अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए और एआई को यूज कीजिए। एआई के बिना, मेरे बेटे ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, बोलता है डैड देयर विल बी नो एआई विदाउट एआई। मतलब इसका मतलब, बोलता है देयर विल बी नो एक्टिव इनकम विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कितनी सही बात की उसने, कि आपको अगर एक्टिव इनकम आगे जिंदगी भर कमानी है तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आना चाहिए, नहीं तो किस दिन आपका जॉब साफ हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले अपने लाइफ में इम्बाइब कीजिए। सेकंड, जो चीज आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटियर हैं, उसमें अपने आप को एनहांस करने के लिए, स्किल्स के लिए क्या कर रहे हैं? लोग क्या सोचते हैं एक बार कि मैं नौकरी चालू कर दी तो अब मेरे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे अपग्रेड करना। नो बॉस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपग्रेड होना। जितना आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, आज मेरे को बताओ आप कितने कॉन्फ्रेंसेस जाते हो, कितने आप इवेंट्स पे जाते हो, कितने लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप नेटवर्क करते हो, कितने आपने ज्वाइन किए हुए हैं वो जो क्लब्स होते हैं जहां पे लोग नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, या फिर इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। कितने आपने कोर्सेज किए हैं, कितनी बुक्स खरीदे हैं, आप जरा लिख के देखो। अगर वो आंसर 0 है ना, तो यानी कि आप सीरियस नहीं हो एक्टिव इनकम को लेकर, सिर्फ आप पानी के बहाव के साथ चल रहे हो। ठीक है जी, इतना मेहनत करेंगे, कर लेंगे, आएंगे शाम को बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे 4 घंटा, फिर सो जाएंगे, गपियाड़ी मार के 2-4 रील देखेंगे, एंड दैट्स इट, देन दैट्स योर लाइफ। फिर आप ग्रोथ और इस सब का छोड़ दो, साइड में रखो, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल्सो गुड लाइफ। आपको अच्छा लग रहा है जिए, पर फिर उससे ग्रोथ मत अज्यूम कीजिए, लग्जरी मत अज्यूम कीजिए। लग्जरी पैसिव इनकम से नहीं आती, लग्जरी पहले एक्टिव इनकम से आती है। जितनी इनकम ज्यादा होगी उतनी लग्जरी ज्यादा होगी। अगर मैं कहता हूं 15% आपको बैड डेट रखना है, अगर आपकी 1 लाख की तनख्वाह है वर्सेस 2 लाख की तनख्वाह है, तो सडनली आपका ये नंबर बढ़ जाता है, फिर आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हो। तो एक्टिव इनकम के लिए आप कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए, क्लब्स ज्वाइन कीजिए, आप कॉन्फ्रेंसेज में जाइए, लोगों से नेटवर्क कीजिए, लाइक माइंडेड लोगों से मिलिए, बुक्स पढ़िए, कोर्सेज कीजिए, पॉडकास्ट देखिए, यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज है कंज्यूम करिए। ये सारी चीजें करिए। दिन में 1 घंटा लिख लीजिए कि मैं डिनर नहीं करूंगा जब तक मैंने 1 घंटा कोई किताब नहीं पढ़ी होगी, या कोई पॉडकास्ट नहीं देखा होगा, या कोई नेटवर्किंग नहीं की होगी। लिख लीजिए, अपने आप देखिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपकी लाइफ में। तो सिंपल है,
यही चीजें करिए, अपने फील्ड में ग्रोथ कीजिए, एआई को मत भूलिए, एआई के बिना जीवन नहीं चलने वाला, एज सिंपल एज दैट। सो थैंक यू सो मच, इतनी सारी बातें और इतना सब कुछ सिखाने के लिए, इतनी सारी बातें समझाने के लिए। एंड बिट ऑब्वियस है कि जो ऑडियंस देख रही है, बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिली है उनको, और उस पे इम्प्लीमेंट भी करेंगी और कमेंट करके वो आपको बताएंगी भी कि कौन सी चीज़ों को वो बिल्कुल। इम्प्लीमेंट करना शुरू करने वाले हैं लाइफ में। और थैंक यू सो मच एक बार दोबारा से कैंडिड टॉक्स पे आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के थैंक यू लिए। शिखा मैम, थैंक यू सो मच।